हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान थे, आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई कहानी नहीं बनाना चाहता। क्योंकि जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग एक कहानी बना देते हैं जो कि उससे रिलेटेड भी नहीं है। अगर आपको 1919 का एक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो 1885 से शुरू करेंगे इसे, जबकि ये लेक्चर को लपेटने वाला बात है। और आपको जबकि 1885 जो कांग्रेस आईएनसी की स्थापना है उससे इसका ऐसा कोई खास जुड़ाव होता नहीं है। लेकिन इधर उधर की बातें करके लेक्चर को लंबा करके एग्जाम ओरिएंटेड होता नहीं है, आकर के बस आपको बताना प्रारंभ करते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ आपको वो कराऊं। क्योंकि कहानी तो आप बहुत सारी सुनी लेते होंगे और कहानी लोग बना भी सकते हैं, लेकिन अपना कार्य है आपको सही डायरेक्शन देना और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 और इसके क्या क्या प्रावधान थे वो हम देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको 1909 का एक्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना था। और मार्ले कौन थे? वो सचिव थे। और जो मिंटो थे, मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इसी तरीका से 1919 का जो एक्ट है उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे एक एक पॉइंट इसमें लिखते चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं और आप इसे लिखेंगे और मैं भी आपको बोर्ड पर इसे लिखूंगा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, बी पॉइंट है उत्तरदायी सरकार की घोषणा। उत्तरदायी सरकार की घोषणा इसमें है 20 अगस्त 1917। उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब? 20 अगस्त 1917। तीसरा पॉइंट है, आप एकदम इन्हें याद रखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको ये रखे हुए मिलने वाले हैं पॉइंट। अब बस आपको क्या करना है कि जो मैं आपको लिखा रहा हूं और जो अपडेटेड लेक्चर में आने वाले हैं बहुत कम आएगा, यानी कि 2-4-6% बचा हुआ है। आप मान के चलें कि जो आपको मैं अपडेट कराऊंगा इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। और हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इससे बनना है। तो इसी को ध्यान में रख करके आप पढ़ेंगे कि 1 से 2 प्रश्न इससे बनना है। और ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं ये एनफ है। आप किसी भी मठाधीश से पढ़ेंगे, किसी से भी कोचिंग लेकर के आप पढ़ रहे हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की, इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है और इससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, जो इससे ज्यादा की जो आपको इससे ज्यादा कराने का प्रयास भी करेंगे तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। ठीक है, जन्नत की हकीकत उन्हें भी पता है, मतलब एग्जाम में क्या आएगा जानते हुए भी हैं, लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि ताकि आप भी कहें नहीं यार सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, 1 लाख रुपए ही तो लिए हैं लेकिन मन खुश कर दिया। तो वो सिर्फ बाहर तक है, वो क्षणिक खुशी है, लेकिन उसके बाद में एग्जाम में जो आना है मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और छोटा, संक्षिप्त और सारगर्भित, 2 बातों पे याद रखना है। संक्षिप्त और सारगर्भित रहना है और एग्जाम में आपको प्रभाव में रहना है। और दूसरा है आपको प्रामाणिकता के साथ लिखना है। अगर आप ये 4 कार्य कर लेते हैं तो यूपीएससी आपके लिए आसान हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप जब लर्निंग कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, उस टाइम पर आपको रहना है संक्षिप्त और सारगर्भित, दोनों वर्ड का मायना आपको पता ही होगा। और जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर आपको रहना है प्रवाह में, यानी कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो एक प्रवाह होना चाहिए उसमें, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और दूसरा है आपको प्रामाणिक,
यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं उसको प्रमाण के साथ लिखें, डेटा दें आप उसके कि आप इसे कह रहे हैं तो ऐसा इसके पीछे कारण क्या है ऐसा लिखने के, तो वो आप डेटा दें। अगर 4 कार्य आप 4 बातों को ध्यान रखते हैं, आईएएस बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये 4 कार्य होंगे कैसे, वो आप अगर मेरे साथ रहते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स आपने सारे सुने हैं तो उसी पे कार्य हम कर रहे हैं। यूपीएससी विद प्रताप इसी पे कार्य करके चल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम ज्यादा नहीं कराते, लेकिन जो कराते हैं वो प्रामाणिकता के साथ कराते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे पृथक निर्वाचन। यहां पर जो है पृथक निर्वाचन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1909 के जो एक्ट में उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन तो लाए थे वो, और मुस्लिम के लिए, यानी कि जो मुस्लिम है उसके लिए मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं, उसे बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। लेकिन यहां पर जो पृथक निर्वाचन है उसको और बढ़ा दिया गया, यानी कि फूट डालो और शासन करो वाली जो नीति है उन्होंने इसको देख लिया था, क्योंकि 1858 का एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया तो उससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने देखा था कि कुछ लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। क्यों? क्योंकि उनके हित जुड़े हुए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी के साथ में, यानी कि अंग्रेजों के साथ में उनके हित जुड़े हुए थे। इसीलिए अब ये देख रहे हैं कि अगर हम इस सोसाइटी में और फूट डाल देंगे, सिखों के लिए अलग से, ईसाइयों के लिए अलग से, एंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग 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 पृथक निर्वाचन हम कर देंगे, तो फिर ये समाज पूरी तरीके से बट जाएगा। और बटा हुआ समाज ज्यादा आगे बढ़ता नहीं है, वो अच्छे से आज भी आप जानते हैं और तब भी आप जानते हैं, ये है एक असलियत। तो पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप। पृथक निर्वाचन, और पृथक निर्वाचन अभी किसके लिए दिया है इन्होंने? सिखों के लिए, ईसाई, एंग्लो इंडियन भारतीय, यानी कि जिसका माता या पिता में से एक भारत का हो और एक यूरोप का हो, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन यूरोप, यानी कि यूरोपियों के लिए अलग अलग निर्वाचन। डी पॉइंट आप इसका लिखेंगे, डी पॉइंट आप इसका लिखेंगे मताधिकार। मताधिकार जो है वो 10% तक सीमित था, यानी कि 10% लोग ही इसमें मताधिकार कर सकते थे। लेकिन वो किसके लिए था? मताधिकार ये नहीं था कि जो अब आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है। फिर कैसा है मताधिकार? आप लिखेंगे मताधिकार। मताधिकार में क्या है? एक तो संपत्ति को देखा जाता है, उस पर संपत्ति कितनी है, दूसरा कर, और तीसरा शिक्षा। इसके आधार पर उन्होंने मताधिकार दिया। अब आप ये देख करके कह रहे होंगे कि सर ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब आपको ये गलत लग रहा है, ठीक है भाई ये गलत है, लेकिन आपके भारत, यानी कि भारत के अंदर आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, यानी कि भारत में सभी को मताधिकार है। अगर आप 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं तो आप मत डाल सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। अगर सबको मत डालने का अधिकार होगा तो उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे और नकारात्मक पक्ष भी होंगे। आज जहां भारत खड़ा है, अगर भारत आज भी विकासशील है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो सर्व मताधिकार है, सभी के लिए जो मताधिकार दिया गया, इसका भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। भारत आज भी अगर गरीब है तो उसमें भी इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इसी आधार पर संपत्ति, कर और शिक्षा, इनको देख करके अगर मताधिकार देने का अगर हम प्रावधान करते, कहीं ना कहीं हमें फायदा होता। नुकसान क्या है? फिर वही है जो आप जानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज हम फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और ये सब की जब बात करते हैं, वो सारी बातें उसमें आ जाएंगी। लेकिन हार्ड ट्रूथ यही है कि अमेरिका के अंदर भी महिलाओं को जो मताधिकार है वो ज्यादा समय नहीं हुआ दिए, लेकिन नकारात्मक इसने ज्यादा प्रभावित किया है। अगर आप स्केल पर देखते हैं कि सबको मताधिकार, आज भी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है अगर वो प्रभावशील है तो वो डरा करके वोट ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है, जो उस पर कर कितना है, वो शिक्षित कितना है, अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसके अच्छी स्थिति नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, उसे कोई भी डरा धमका करके वोट ले सकता है। और भारत में तो ये लंबे समय तक होता रहा, समझ गए ना आप? ये तो ये लंबे समय तक होता, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भारत पर आए हैं। तो लेकिन ये मैंने आपको उस आज के परिप्रेक्ष्य में बता दिया, लेकिन अंग्रेजों ने ये 1919 के एक्ट में रखा था
कि जो वोटिंग राइट है वो संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर दिए जाएंगे, और इस प्रकार से वो 10% लोगों को ही मताधिकार का जो अधिकार है वो दिया गया, मत देने का अधिकार जो है वो दिया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे आप इसमें 5वां पॉइंट आप लिखेंगे, भारतीय विधान परिषद प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था पर आधारित, भारतीय विधान परिषद प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था पर आधारित, यानी कि भारतीय विधान परिषद का जो चुनाव है भारतीय विधान परिषद में जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था। नेक्स्ट लिखेंगे आप, छठवां पॉइंट लिखेंगे आप, छठा पॉइंट लिखेंगे, पहली बार केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा लोकसभा जैसा प्रावधान, यानी कि पहली बार केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था। केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था मतलब है जैसे कि राज्यसभा प्लस लोकसभा। सातवां पॉइंट आप देखेंगे, सातवां पॉइंट लिखेंगे, सूची निर्माण, यानी कि केंद्रीय सूची व प्रांतीय सूची अलग अलग बनाई गई। ठीक है, केंद्रीय सूची और यानी कि जैसा कि आप देखते हैं कि भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची। तो यहां पर सूची का निर्माण हो गया था, लेकिन केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची थी, संवृत्ति सूची जैसी बातें नहीं थी। तो सूची निर्माण, कौन सी थी, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। और इसमें क्या है कि जो बजट है, यानी कि बजट भी दोनों का अलग अलग था, बजट भी अलग अलग। क्लियर। आठवां पॉइंट लिखेंगे आप इसका, आठवां पॉइंट लिखेंगे आप इसका, लोक सेवा आयोग बनाया गया है, लोक सेवा आयोग बनाया गया है, यानी कि 1924-26 जब ली आयोग, मैंने ये आपको करा दिए हैं हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में कि जितने भी आयोग आए हैं उनके क्या कार्य थे। जैसे ली आयोग आया था, उसी से 1924-26 में लोक सेवा आयोग की स्थापना लिखेंगे यहाँ पे। लोक सेवा आयोग 1924-26 में ये आया था, ली आयोग, ली आयोग की अनुशंसा पे ही इसकी स्थापना, लीग आयोग भी कह सकते हैं। बताइए यहां पर, अब हमने जैसा कि देखा कि यहां पर इसके द्वारा ही प्रांतीय, यानी कि जो प्रांतीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया था, जो प्रांतीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। इसे आप देखेंगे, जो प्रांतीय विषय हैं उनको 2 भागों में, कौन कौन से वो 2 भाग थे। पहला भाग था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और दूसरे थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब ये जो दोनों विषय थे,
आप इसे समझें। जो हस्तांतरित विषय थे उसका मतलब क्या है कि वो दूसरों को, यानी कि जो मंत्री थे उनकी सहायता लेता था। इसमें गवर्नर का जो शासन, जिसमें मंत्री की सहायता लेता था और मंत्री जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो शासन में मंत्रियों की सहायता लेता था। और आरक्षित विषय है तो वो क्या है, जो कार्यपालिका परिषद की सहायता से इन कार्यों को करता था। दोनों बातें याद रखना, कार्यपालिका की परिषद जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से आरक्षित विषयों पर कार्य करता था, और हस्तांतरित विषय थे जहां पर वो शासन में मंत्री की सहायता से कार्य करता था। अब इसे सीधी भाषा में आप समझो, जो हस्तांतरित विषय हैं वो ऐसे विषय हैं जहां पर क्या है, ड्यूटी है, आपको अधिकार नहीं है, आपको ड्यूटी, आपकी जिम्मेवारी है, समझे आप इसे। और जो आरक्षित विषय है वो ऐसे हैं जहां पर फाइनेंस है, जहां पैसा है, यानी कि जब पैसा है तो वो अपने पास रखेंगे और जहां खर्च करने की बात आएगी उसको हस्तांतरित विषय में वो डाल देंगे। अब जैसे रोड बनवाना है, कहीं पर पानी की व्यवस्था करनी है, कहीं पर ये जो दंगे हैं उनको देखना है, ये सारे कहाँ थे, ये हस्तांतरित विषय में थे। अब इनमें क्या है कि इंडियंस भी थे। अगर इंडियंस इसमें है तो जो भी लफड़ा झगड़ा जो भी होगा उस पर किसकी जिम्मेवारी होगी, जो इंडियंस हो गए। और जहां पैसा की बात आएगी तो ये रखे होंगे। अगर कहीं रोड बनवाना है तो रोड कौन बनवाएगा, ये बनवाएंगे। और जो फाइनेंस देगा वो कौन देगा, जो आरक्षित विषय है उसमें आएंगे। लेकिन ये पैसा देगा ही नहीं इसे। जब इसे पैसा नहीं देगा तो लोग किससे शिकायत करेंगे, हस्तांतरित विषय वाले से करेंगे ना, क्योंकि ये उसी का विषय है ना। अगर कोई मंत्री गलती करता है तो उसी मंत्रालय से शिकायत करेंगे ना आप। तो यहां पर ये आता है। लेकिन आरक्षित विषय में वो कहेगा उससे पैसा दिए ही नहीं है। अब पैसा ये कहेगा कि हमने तो पैसा दे दिए, अब डोलते रहो इधर उधर। तो यहाँ पर एक जो सीधा मतलब है, जो मैं आपको, क्योंकि आरक्षित और इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि ठीक है भाई, आप देख रहे हैं कि हस्तांतरित विषय वो है जहां मंत्री की सहायता से कार्य करेगा, और जो आरक्षित विषय वो है जहां वो कौन, गवर्नर। चलो इसे लिखेंगे, गवर्नर क्या करेगा, अगर यहां पर आरक्षित विषय में आएगा तो कार्यपालिका परिषद की सहायता से। कार्यपालिका परिषद की मदद लेगा। लेकिन यहां पे क्या करेगा वो, यहां पर वो करेगा, यानी कि गवर्नर जो है वो क्या करेगा, मंत्री की सहायता से कार्य करेगा। मंत्री की सहायता से कार्य करेगा। अब आप इसे समझ गए, ये याद रखना, गवर्नर यानी कि जो आरक्षित विषय है और हस्तांतरित विषय है, ये प्रांतीय विषय है दो भागों में। कौन से विषय है, प्रांतीय। केंद्रीय की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांतीय विषय। क्योंकि यहां पर आपको फंसा सकता है, यूपीएससी जो है ना वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाती, वो क्वेश्चन को फ्रेम करेगी, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसमें शब्दों से खेलेगी। अब यहां लिख दिया प्रांतीय विषय, वहां दे देगा केंद्रीय विषय, बस यहीं पर आप कच्चा खा जाएंगे। और एक बार अगर आप गलत करिए तो आकर पछताते रहो, उससे कुछ होता नहीं है। अब ये जो एक्ट लाया था इसमें बताया गया था कि जो वैधानिक आयोग का गठन करेंगे वो 10 वर्ष के बाद करेंगे। कि जो ये एक्ट हमने 1919 में लेकर के आए हैं, इसके प्रभाव क्या रहे हैं, इसके आउटकम्स क्या रहे हैं, इन्हें देखने के लिए 10 वर्ष के बाद में हम एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। इसमें एक बात और आई थी, क्या आई थी, आप इसे देख लेंगे। यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये आई थी कि वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। कब करेंगे, 10 वर्ष के बाद। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके जो आउटकम्स है वो कैसे रहे हैं 1919 के एक्ट के, इसकी जांच करने के लिए हम इसका गठन करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 1927 में ही एक साइमन कमीशन के नाम से आया था, साइमन कमीशन आया था भारत, जिसमें लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगी थी और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आया था क्यों, इसका विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे, गो साइमन कमीशन, ऐसे नारे लगे थे, गो बैक, और इसका बहुत ज्यादा निरादर हुआ था भारत के अंदर। लेकिन ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसके अंदर 7 सदस्य थे और उन 7 में कोई भी भारतीय नहीं था। और भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण आप भारत के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपने ये जांच करेगा और जांच में वो इसे अच्छा पाता है, क्योंकि कितने वर्ष हो चुके हैं इसे देखेंगे, 1919 और 27 में आया, 8 वर्ष के बाद ही आ गया, कहा था 10 वर्ष के लिए, लेकिन आ गया 8 वर्ष के लिए।
8 वर्ष के बाद ही। लेकिन अगर आप इसको अगर आप इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो भारतीय लोगों को भी रखें, क्योंकि ये लागू तो भारत के लोगों पर ही था ना, लेकिन भारत का लोग आपने इसमें शामिल ही नहीं किया, तो इसी के लिए इसका विरोध होता है। और इसमें 7 सदस्य थे, आप लिखेंगे इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट डाल करके आप लिख सकते हैं साइमन कमीशन। टॉपिक में भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आप लिखेंगे साइमन कमीशन। ये आया है 1927 में। क्यों आया है? जो 1919 का एक्ट है उसको मूल्यांकन करने के लिए कि उसके प्रभाव क्या रहे हैं भारतीयों पर, उसने क्या दिया है, क्या उसका आउटकम्स है, इसे देखने के लिए। लेकिन इसका विरोध होता है, आप इसे लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे। 7 सदस्य थे इसमें। बी पॉइंट आप लिखेंगे इसमें इंडियन ने इसका विरोध किया। इंडियंस ने इसका विरोध किया। क्यों किया? सी में आप लिखेंगे क्यों किया। क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं, इसका विषय क्या था? द्वैध शासन प्रणाली सांप्रदायिक, जो भी इसमें दिया गए थे, जो भी विषय मैंने आपको पढ़ाया 1919 के एक्ट में, उनका क्या करना है? जांच करना। लिख लेंगे आप इसमें द्वैध शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश संघ की स्थापना, यानी कि कुछ इसमें अलग से भी विषय ऐड किए हुए थे। इसमें द्वैध शासन की बात आई थी कि द्वैध शासन भी स्थापित होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन को और विस्तृत करा जाए, ब्रिटिश संघ की स्थापना, यानी कि ब्रिटिश संघ की स्थापना इस तरीके से कर रहे थे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो मैंने जैसा आपको बताया था, राजा महाराजाओं में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उन्हें लेकर के एक ऐसा यूनियन बनाना चाहते थे जिसमें ये और सुरक्षा अपनी प्राप्त कर लें। आप समझे? तो ब्रिटिश संघ और कुछ भी नहीं है, उन राजा महाराजाओं का एक संघ है जो इनके प्रति लॉयल थे, उनका एक संघ बनाने की बात इसमें थी। आगे आप देखेंगे इसी में, और पांचवा पॉइंट देखेंगे। आयोग के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन इसमें और लिख लेंगे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश रियासत, इन पर चर्चा। यानी कि ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं इसे वैसा आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर के। शायद मैं इसे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत में आपको इसे पढ़ाने वाला हूं। तो आधार पर आगे 3 गोलमेज सम्मेलनों को आयोजन की बात कही गई, और इसमें चर्चा होनी थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, यानी किस पर चर्चा होनी थी? ब्रिटिश सरकार प्लस ब्रिटिश भारत, और भारतीय रियासत। भारतीय रियासत, इन पर चर्चा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष चर्चा को रखा गया, यानी कि जो चर्चा हुई थी उसको ब्रिटिश संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति थी,
फिर समिति के समक्ष इसे रखा गया। किसे रखा गया? ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो इनका मसौदा बना था उसको, और इस समिति की सिफारिशों पर 1935 का एक्ट बना था। यानी कि ये सब कुछ उसने देखा और इसी के आधार को रखते हुए उन्होंने क्या करा? 1935, यानी कि इस समिति के आधार पर ही समिति की जो सिफारिश के आधार पर 1935 का जो एक्ट है, 1935 का एक्ट बनाया गया। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 295 आर्टिकल जो प्रारंभ में थे, उनमें से 200 आर्टिकल इसी एक्ट से लिए गए थे, 1935 के एक्ट से। आप समझें, यानी कि कितने आर्टिकल थे, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में सब बताया हुआ है। यानी कि 395 आर्टिकल्स थे टोटल मूल संविधान में, और उनमें से 200 आर्टिकल इसी से लिए गए थे। और आपको पता है, इसी के आधार पर हमारे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर अड़ गए थे, और फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ था, ये सब आप जानते हैं। तो वो भी इसी की देन है। 1932 में दलित हेतु आरक्षण के लिए वो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बाबा साहेब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, और वो हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और उन्होंने 1932 में दलित हेतु आरक्षण की मांग की थी, और इसका जो मसौदा है वो पूना समझौता यरवदा जेल में जाकर के महात्मा गांधी के साथ हुआ। 9वां पॉइंट है, 1932 में आरक्षण हेतु, ठीक है, और फिर पूना समझौता होता है। कहां होता है? यरवदा जेल में होता है। किसके बीच होता है? बाबा साहेब और गांधी जी के बीच होता है। समझ गए आप इस वाली बात को? यहां तक आपको समझ में आ गया ये? तो इस प्रकार से हमारे ये एक्ट समाप्त होता है। यहाँ पर हमने आज 2 टॉपिक देखे हैं इसमें। एक देखा है हमने 1919 का एक्ट, और दूसरा हमने देखा है साइमन कमीशन। और उसके बाद में उसी में हमने देख लिया है 3 गोलमेज सम्मेलन आते हैं, और 3 गोलमेज सम्मेलन की जो विषय वस्तु क्या है और क्या चर्चा होती है, और उसके बाद में 1935 का एक्ट आता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।